मुर्दा घर, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही इंसान की रूह कांप जाती है। एक ऐसी जगह जहां मौत की खामोशी हर कोने में पसरी होती है। जब आप इस नाम को सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद ठंडी लोहे की वो तख्तियां, सफेद चादरों में लिपटे वो बेजान जिस्म और वो एक अजीब सी सड़ी हुई गंध जो आपके फेफड़ों में बैठ जाती है। एक अंधेरी और ठंडी इमारत जहां जिंदगी का आखिरी सफर खत्म होता है। इस मुर्दा घर वाले विषय पर आपने न जाने कितनी ही कहानियां सुनी होंगी। वही पुराने किस्से, वही बातें जो हर कोई दोहराता रहता है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो उन सब से बिल्कुल अलग है। यह कहानी आपको डराएगी नहीं, बल्कि अंदर तक झकझोर कर रख देगी। आज की यह कहानी एक ऐसे काले सच के बारे में है जिसके बारे में बात करने से भी लोग कतराते हैं। यह कहानी है मुर्दा घर के अंदर चल रही उस दरिंदगी की, उस वैश्यापन की, जहां उन बेजान लावारिस लाशों के साथ वो सब हो रहा है जिसकी एक आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, यह कहानी बेहद हिंसक, डरावनी और सिर्फ वयस्कों के लिए है। अगर आपका दिल कमजोर है तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो सच्चाई आज मैं बयां करने वाला हूं वो मानसिक तौर पर आपको असहज कर सकती है। इसे सिर्फ एक कहानी की तरह न सुने, बल्कि उस खौफ को महसूस करें जो उस मुर्दा घर की दीवारों के पीछे कैद है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। मैं एक छोटा सा क्रिएटर हूं, लेकिन हर बार कोशिश करता हूं कि आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आऊं जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। इसी के साथ आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो चलिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए उस मुर्दा घर के अंधेरे को, जहां मौत इंतजार कर रही है। यह कहानी मेरी नहीं है, बल्कि मेरे ही एक दोस्त ने भेजी है। यह कहानी असल में मेरे एक दोस्त की सिस्टर की है। उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने को कहा है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने देखा और सहा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। यह बात सन 2006 की है, जब एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर की गलियों में एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानियत के चेहरे से नकाब उतार दिया। मुर्दा घर की उन ठंडी चैम्बरों में लाशें तो बेजान थीं, लेकिन वहां एक ऐसी भूख जाग रही थी जो मुर्दों को भी चैन से नहीं रहने देना चाहती थी। कहानी शुरू होती है सोनिया से। सोनिया एक ऐसी लड़की जिसे देखकर आपको अपने घर की किसी बहन या बेटी की याद आ जाएगी। सीधी सादी आंखों में बड़े बड़े सपने और चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत जिसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। सोनिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी, जहां सपना देखना एक लग्जरी माना जाता है। उसके पिता, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पसीने की बूंदों में बहा दी, बस इसलिए ताकि उनकी बेटी के नाम के आगे डॉक्टर लग सके। सोनिया के पिता कोई अमीर आदमी नहीं थे। वो एक छोटी सी नौकरी करते थे, जहां दिन भर की चिक चिक के बाद जो चंद पैसे मिलते उन्हें वो सोनिया की पढ़ाई के लिए गुल्लक में डाल देते। उन्होंने अपनी फटी हुई बनियान नहीं बदली, अपनी चप्पलें घिस जाने पर भी नई नहीं खरीदी, बस इसलिए कि सोनिया की किताबों और उसकी कॉलेज की फीस में कोई कमी ना आए। हॉस्टल छोड़ने का वो दिन सोनिया को आज भी याद था। मां ने उसकी हथेली को कसकर पकड़ा हुआ था। उनकी आंखों में वो डर था जो हर मां को अपनी बेटी को दुनिया के मेलों में अकेला छोड़ते वक्त होता है। मां ने सोनिया के पल्लू में एक छोटी सी हनुमान चालीसा की किताब बांधते हुए कहा था, बेटा, दुनिया बड़ी जालिम है। जब भी मन घबराए या कोई डर लगे, इसे PRH लेना। हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। और हां, शनिवार को मंदिर जाना मत भूलना। सोनिया ने मुस्कुराते हुए मां को गले लगाया था। उसे क्या पता था कि आगे जिस अंधेरे से उसका पाला पड़ने वाला है, वहां शायद दुआओं का रास्ता भी बहुत कठिन होगा। सोनिया अपनी मेहनत के दम पर अस्पताल में अपनी जगह बना रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप अपनी काबिलियत से चमकने लगते हैं तो दूसरों की आंखों में चुभन होने लगती है। अस्पताल का वो कॉरिडोर, जहां सफेद कोट पहनकर लोग तो घूमते थे, लेकिन सबके दिल सफेद नहीं थे। सोनिया के साथ कुछ ऐसी लड़कियां भी इंटर्नशिप कर रही थी
जिनके लिए डॉक्टर बनना सिर्फ एक रुतबे का खेल था। उनके पिता बड़े बड़े रसूखदार लोग थे, जेब में पैसों की गड्डियां और दिमाग में घमंड का नशा। सोनिया की सादगी और उसके काम के प्रति लगन उन अमीर जादियों को खटकने लगी। वो सोनिया का मजाक उड़ाती थीं, उसकी पुरानी साइकिल का, उसके सादे कपड़ों का और यहां तक कि उसके टिफिन में रखी सूखी रोटियों का भी। लेकिन सोनिया चुप रहती। उसे पता था कि उसे लड़ना नहीं, उसे पढ़ना है। पर साजिशें तो पर्दे के पीछे बुनी जा रही थी। एक शाम अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर के केबिन में कुछ रसूखदार फोन आए। सोनिया की मेहनत पर पानी फेरने का प्लान तैयार हो चुका था। अगले ही दिन सोनिया के हाथ में एक लिफाफा थमाया गया। उसमें लिखा था, आपकी पोस्टिंग मुर्दाघर में की जाती है। सोनिया सन्न रह गई। मुर्दाघर, जहां ताजा हवा तक नसीब नहीं होती, जहां सिर्फ मौत का सन्नाटा होता है। उसने गुहार लगाई, विनती की, लेकिन सिस्टम का बहरापन उसे मुर्दाघर की उन काली कोठरियों की ओर धकेलने के लिए तैयार था। जब सोनिया भारी कदमों से पहली बार उस ठंडी इमारत की तरफ बढ़ी तो उसे वहां मिली ताई, जो सालों से उन मुर्दों के बीच रहकर खुद भी जैसे पत्थर की हो गई थी। फर्श पर बहते खून को पोंछना और बेजान जिस्मों को नंबर देना ही ताई की जिंदगी थी। सोनिया को रोता देख ताई ने उसके कंधे पर अपना खुरदरा हाथ रखा और बहुत ही सरल देहाती लहजे में कहा, अरे बिटिया, रो मत। यहां जो सोए हुए हैं वो कुछ नहीं कहते। डरना तो उनसे चाहिए जो जिंदा होकर मुर्दों जैसा दिल रखते हैं। सोनिया ने सिसकते हुए पूछा, ताई, यहां लोग अपनी पहचान क्यों खो देते हैं? ताई ने एक लंबी सांस ली और एक लाश की ठंडी टांग पर बंधा पीला टैग दिखाते हुए बोली, यहां कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई मास्टर नहीं होता और ना ही कोई अमीर गरीब। यहां सब अनजान हैं। ये देख रही है, इस पर लिखा है नंबर 402। ये किसी का बाप रहा होगा, किसी का बेटा, लेकिन आज इसकी पहचान सिर्फ ये प्लास्टिक का टुकड़ा है। यहां लाशों का कोई नाम नहीं होता सोनिया, बस एक सरकारी फाइल होती है और सड़ते हुए मांस की बदबू। ताई ने सोनिया को मुर्दा घर के हर उस कोने के बारे में बताया जहां से चीखें बाहर नहीं आती थीं। उन्होंने सिखाया कि कैसे एक्सीडेंट में फटे हुए शरीरों को संभाला जाता है, कैसे उन आंखों को बंद किया जाता है जो मरते वक्त भी फटी रह गई थीं। सोनिया सुन रही थी और उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। ताई की बातों ने उसे एक ऐसी दुनिया का आईना दिखाया जहां इंसानियत का वजूद खत्म हो जाता है और सिर्फ रह जाती है खामोश मौत और उसका हिसाब किताब रखने वाला ये खौफनाक मुर्दाघर। मुर्दाघर की उस ठंडी और घुटन भरी दुनिया में सोनिया का सामना अब उन लोगों से होने वाला था जो जिंदा तो थे, लेकिन उनके भीतर का इंसान मर चुका था। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर मित्तल की। अस्पताल के रिकॉर्ड में डॉक्टर मित्तल एक मंझे हुए पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट थे। 50 के पार की उम्र, चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति और आंखों पर छड़ा हुआ मोटा चश्मा। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि यह आदमी बहुत ही शरीफ और काम से काम रखने वाला है। लेकिन सोनिया ने गौर किया कि मित्तल की आंखों में एक खालीपन था, एक ऐसी ठंडक जो मुर्दों की खाल से भी ज्यादा बर्फीली थी। मित्तल का केबिन मुर्दा घर के सबसे आखिरी कोने में था। सोनिया जब भी उस केबिन के पास से गुजरती उसे एक अजीब सी गंध आती। यह गंध फिनाइल या दवाइयों की नहीं थी, बल्कि यह सड़ी हुई मांस और किसी पुरानी सीलन भरी जगह की मिलीजुली महक थी। मित्तल अक्सर घंटों उस केबिन के अंदर बंद रहते। बाहर बोर्ड लगा था, बिना अनुमति अंदर आना मना है, लेकिन उस बंद दरवाजे के पीछे मित्तल क्या करते थे यह कोई नहीं जानता था। एक दोपहर की बात है, डॉक्टर मित्तल किसी काम से बाहर गए थे और सोनिया को कुछ कागजात उनके केबिन में रखने को कहा गया। सोनिया का दिल धक धक कर रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहीं सड़ी हुई गंध उसके नथुनों से टकराई। केबिन के अंदर रोशनी बहुत कम थी। मेज पर पुरानी फाइलों का ढेर लगा था। सोनिया ने जैसे ही फाइलें रखीं, उसकी नजर एक दबी हुई मैगजीन पर पड़ी। जिज्ञासावश उसने उसे थोड़ा बाहर खींचा। उसे लगा शायद कोई मेडिकल जर्नल होगा, लेकिन पन्ना पलटते ही सोनिया के हाथ कांपने लगे। वो कोई आम एडल्ट मैगजीन नहीं थी, वो हैवानियत का कच्चा चिट्ठा था।
उसमें छपी तस्वीरें और बातें एक सामान्य इंसान की समझ से बाहर थीं। उसमें लिखा था कि कैसे किसी को तड़पाकर उसकी चीखों का मजा लेते हुए संभोग किया जाता है। उसमें अंगों को काटने, नाखूनों को खींचने और खून खराबे के बीच शारीरिक सुख पाने की घिनौनी तकनीकें लिखी थीं। सोनिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ आ गया कि जो डॉक्टर मित्तल ऊपर से इतने शांत दिखते हैं, उनके दिमाग के भीतर एक खूंखार जानवर पल रहा है। वो कोई डॉक्टर नहीं, बल्कि एक विकृत मानसिकता वाला पागल दरिंदा है, जो शायद इन लाशों के बीच अपनी गंदी भूख मिटाने के रास्ते ढूंढता रहता है। अभी सोनिया इस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि उसका सामना मुर्दा घर के दूसरे ग्रहण से हुआ। बिल्लू वॉचमैन। बिल्लू, जो कहने को तो गार्ड था, लेकिन उसकी ड्यूटी सिर्फ पहरेदारी तक सीमित नहीं थी। वो डॉक्टर मित्तल का दाहिना हाथ था। मैली सी जैकेट, आंखों में हवस की लालिमा और मुंह में हमेशा ठूंसा हुआ गुटखा। सोनिया जब केबिन से बाहर निकली तो बिल्लू ठीक दरवाजे के पास खड़ा था। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई भूखा भेड़िया किसी मेमने को देखता है। उसने जानबूझकर सोनिया का रास्ता रोका और अपनी पैंट को ऊपर खींचते हुए एक गंदी हंसी हंसा। अरे मैडम जी, बड़े गौर से केबिन देख रही थी, कुछ मिल गया क्या? सोनिया ने नजरें नीची की और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन बिल्लू उसके और करीब आ गया। उसने हवा में एक लंबी सांस खींची और अपनी सड़ी हुई आवाज में बोला, वाह मैडम, परफ्यूम बहुत मस्त लगाया है आपने, एकदम कड़क महक है, आपकी तरह। सोनिया का जी मिचलाने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बिल्लू की वो गंदी नजरें उसके कपड़ों के पार देख रही हों। उसने बिना कुछ कहे तेज कदमों से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे से बिल्लू की वो भद्दी हंसी मुर्दा घर की दीवारों से टकराकर गूंजती रही। सोनिया को समझ आ गया था कि वो एक ऐसे दलदल में फंस चुकी है जहां एक तरफ खामोश दरिंदा मित्तल है और दूसरी तरफ ये खुलेआम घूमने वाला जानवर बिल्लू। ये दोनों मिलकर इस मुर्दाघर में मौत का ऐसा खेल खेल रहे थे जिसका अंदाजा सोनिया को अपनी जान देकर होने वाला था। कहते हैं कि जब विनाश काल आता है तो इंसान की मति मारी जाती है। सोनिया के साथ भी वही हुआ। डॉक्टर मित्तल के केबिन से वो मैगजीन देखकर सोनिया का मन इतना घबरा गया था कि वो बस वहां से भाग जाना चाहती थी। उसी हड़बड़ी और खौफ में उसने मेज पर रखी फाइलों में से एक फाइल उठाई और अपने बैग में डालकर सीधे हॉस्टल की तरफ भाग गई। उसे लगा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि किस्मत ने उसके साथ कितना क्रूर मजाक किया है। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। सोनिया अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी उस फाइल को खोलने लगी ताकि कल की रिपोर्ट तैयार कर सके, लेकिन जैसे ही उसने पन्ने पलटे उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो फाइल वह थी ही नहीं जो मित्तल ने उसे दी थी। वो तो अस्पताल के किसी पुराने रिकॉर्ड की धूल भरी फाइल थी। सोनिया का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। वो जानती थी कि डॉक्टर मित्तल कितना सख्त आदमी है। अगर सुबह उसे पता चला कि सोनिया ने गलती की है और वो असली फाइल केबिन में ही भूल आई है, तो वो उसे कच्चा चबा जाएगा। सोनिया के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने अपनी घड़ी देखी, 11 बजने वाले थे। नियम के मुताबिक रात 9 बजे के बाद मुर्दा घर जाना सख्त मना था, लेकिन डर इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। सोनिया ने अपनी गुलाबी नाइटी के ऊपर एक चादर ओढ़ी, पैरों में चप्पल डाली और बिना किसी को बताए हॉस्टल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। उसे लगा कि वो जाएगी, फाइल उठाएगी और चुपके से वापस आ जाएगी। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। पर वो मासूम ये नहीं जानती थी कि आज की रात खामोश नहीं थी। आज की रात सोनिया की जिंदगी का आखिरी पन्ना लिखने के लिए खड़ी थी। रात का वो सन्नाटा, अस्पताल की वो पिछली गली जो मुर्दा घर की तरफ जाती थी, आज कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थीं, जैसे वो भी सोनिया को आगाह कर रही हों कि आगे मत बढ़ो। दूर कहीं गलियों में कुत्तों के रोने की लंबी और तीखी आवाजें गूंज रही थीं। देहाती इलाकों में कहते हैं कि जब कुत्ते रोते हैं तो उन्हें मौत नजर आती है। सोनिया ने अपनी चादर को कसकर लपेट लिया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, पर सोनिया का गला सूख रहा था। मुर्दा घर की वो इमारत
अंधेरे में किसी सोए हुए राक्षस की तरह लग रही थी। जैसे जैसे सोनिया गेट के करीब पहुंची, उसकी धड़कनें उसके कानों में सुनाई देने लगी। धक 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 धक। उसे लगा कि शायद बिल्लू उसे देख लेगा और उसे डांटकर भगा देगा। लेकिन जब वो गेट पर पहुंची तो नजारा कुछ और ही था। मुर्दा घर के गार्ड रूम से किसी पुराने हिंदी गाने की धीमी आवाज आ रही थी। प्यार किया तो डरना क्या? सोनिया ने दबे पांव खिड़की से झांक कर देखा। अंदर बिल्लू बैठा था, पूरी तरह नशे में धुत। मेज पर शराब की आधी खाली बोतल पड़ी थी और बिल्लू अपनी ही दुनिया में खोया हुआ झूम रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं और मुंह से लार टपक रही थी। सोनिया ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि यह तो अच्छा हुआ, बिल्लू नशे में है, अब वो आसानी से अंदर जाकर अपनी फाइल ला सकती है। उसने बहुत ही सावधानी से अपनी सांसें रोककर मुर्दा घर के भारी लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक हल्की सी चरचराहट के साथ खुला। सोनिया के लिए वो आवाज किसी बम धमाके जैसी थी, लेकिन बिल्लू अपनी शराब और उस पुराने गाने के शोर में डूबा रहा। सोनिया अब मुर्दा घर के उस ठंडे गलियारे में थी। वही पीली रोशनी, वही सड़न भरी गंध। उसने अपने जूतों की आवाज को दबाने के लिए पंजों के बल चलना शुरू किया। गलियारे की दीवारों पर पड़ रही उसकी अपनी परछाई उसे डरा रही थी। उसे लग रहा था कि हर फ्रीजर के अंदर से कोई उसे देख रहा है। वो तेजी से डॉक्टर मित्तल के केबिन की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो केबिन के पास पहुंची, उसकी नजर उस गलियारे के आखिरी कमरे पर पड़ी, जहां से एक हल्की नीली पीली रोशनी बाहर छनकर आ रही थी। वही कमरा जहां जाने की मनाही थी। आज उस कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से कुछ ऐसी आवाजें आ रही थीं जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थीं। सोनिया के हाथ में फाइल थी। उसे अब बस मुड़ना था और इस नर्क से बाहर निकल जाना था। लेकिन इंसान की जिज्ञासा ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। उस गलियारे के आखिरी कमरे से आ रही वो नीली पीली रोशनी, वो सोनिया को किसी चुंबकीय शक्ति की तरह अपनी ओर खींच रही थी। उसके पैर अपने आप उस अंधेरे की ओर बढ़ने लगे। हवा में सड़ांध और भी तेज हो गई थी और सन्नाटे को चीरती हुई कुछ फुसफुसाहटें सोनिया के कानों में पड़ रही थीं। सोनिया ने अपने कांपते हुए हाथ से उस अधखुले दरवाजे को थोड़ा और धकेला। दरवाजे ने कोई आवाज नहीं की, जैसे वो खुद चाहता हो कि सोनिया अंदर का वो मंजर देख ले जिसे देखने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। जैसे ही सोनिया ने अंदर झांका, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर पत्थर का हो गया और चीख गले में ही दम तोड़ गई। कमरे के बीचों बीच एक स्ट्रेचर था, जिस पर एक जवान महिला की बेजान लाश पड़ी थी। वही लावारिस लाश जिसे आज ही मुर्दा घर लाया गया था। और उस लाश के ऊपर डॉक्टर मित्तल था। मित्तल, जिसे दुनिया एक शरीफ डॉक्टर समझती थी, वो उस वक्त नंगा था। उसके चेहरे पर वो शांति नहीं, बल्कि एक शैतानी दरिंदगी थी। वो उस बेजान ठंडी लाश के साथ वो घिनौना काम कर रहा था जिसे बयान करना भी पाप है। वो लाश को नोच रहा था, उसे चूम रहा था और पागलों की तरह बीच बीच में हंस रहा था। उस विभत्स दृश्य को देखकर सोनिया की रूह छटपटा उठी। उसने देखा कि मित्तल के हाथ में एक छोटा सा औजार था, जिससे वो उस लाश की खाल पर कुछ अजीब से निशान बना रहा था। सोनिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है? क्या कोई डॉक्टर, जिसे बचाने का धर्म सिखाया जाता है, वो मौत के बाद भी किसी के जिस्म को इस तरह रौंद सकता है? सोनिया भागना चाहती थी, पर उसके पैरों ने जवाब दे दिया था। वो बस एकटक उस नंगे नाच को देख रही थी। मित्तल उस लाश के कान में कुछ बुदबुदा रहा था, जैसे वो मुर्दा जिंदा हो और उसकी बातें सुन रहा हो। कमरे की पीली रोशनी मित्तल के पसीने से तरबतर शरीर पर पड़ रही थी, जिससे वो किसी खूंखार जानवर जैसा लग रहा था। तभी मित्तल थोड़ा रुका। उसने अपना सिर झटका और अपनी गर्दन को टेढ़ा करके कमरे के अंधेरे कोनों को देखा। सोनिया ने झटके से अपना मुंह हाथ से दबा लिया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसे महसूस हुआ कि इस कमरे में सिर्फ मित्तल और वो लाश नहीं है। वहां कोई और भी है, कोई ऐसी ताकत जो मित्तल से यह सब करवा रही है। सोनिया का दम घुटने लगा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना घिनौना और खौफनाक नजारा नहीं देखा था।
उसे समझ आ गया था कि यह मुर्दा घर नहीं, ये तो साक्षात नर्क का द्वार है, और डॉक्टर मित्तल उस नर्क का सबसे बड़ा शैतान। सोनिया का कलेजा मुंह को आ रहा था। उसने सोचा था कि मित्तल सिर्फ एक दिमागी बीमार इंसान है, एक हवसी दरिंदा है, लेकिन जो अब उसकी आंखों के सामने शुरू हुआ, उसने उसकी रूह की चूलें हिला दी। मित्तल उस लाश के साथ सिर्फ दरिंदगी नहीं कर रहा था, वो कुछ तैयारी कर रहा था। मित्तल ने अचानक लाश को छोड़ दिया और कमरे के बीचों बीच रखे एक तांबे के बर्तन से कुछ काला सा तरल निकाला और उसे लाश के चेहरे पर मलने लगा। और फिर शुरू हुई वो आवाज, एक ऐसी भाषा जिसे सोनिया ने कभी नहीं सुना था। मित्तल की आवाज अब भारी और फटी हुई लग रही थी। वो झूमते हुए मंत्र पढ़ा रहा था, अंधकार के स्वामी जागो, ये ताजा लहू और ये ठंडा मांस तुम्हारी भेंट है, स्वीकार करो, स्वीकार करो। सोनिया का खून बर्फ जैसा जम गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कमरे की पीली रोशनी अब अपने आप मध्यम होने लगी और पूरा कमरा एक गहरे लाल रंग के साए में डूब गया। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ रही हों। तभी कमरे के उस आखिरी कोने से, जहां अंधेरा इतना घना था कि रोशनी भी वहां जाकर मर जाती थी, वहां कुछ हरकत हुई। पहले तो सोनिया को लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन फिर उसने देखा 2 अंगारे जैसी दहकती हुई लाल आंखें उस अंधेरे के बीच चमकी। सोनिया की चीख निकलने ही वाली थी कि उसने अपनी हथेली को दांतों तले दबा लिया। उस अंधेरे से एक विशालकाय साया धीरे धीरे बाहर आने लगा। वो साया नहीं था, वो साक्षात मौत थी। 7 फुट से भी ऊंचा शरीर, जिसके कंधों पर बड़े बड़े मुड़े हुए सींग थे। उसका चेहरा, उफ, वो मंजर इतना भयानक था कि उसे देखकर किसी का भी दम निकल जाए। आधा चेहरा इंसान जैसा सड़ा हुआ और आधा किसी जंगली भैंसे या पशु जैसा खूंखार। उसके शरीर से भाप निकल रही थी और हर कदम के साथ फर्श का पत्थर जैसे गर्म होकर चटक रहा था। जैसे ही वो शैतानी आकृति पूरी तरह रोशनी में आई, डॉक्टर मित्तल, जो अब तक इतना घमंडी और सख्त दिखता था, वो किसी मामूली कीड़े की तरह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मित्तल ने अपना सिर उस शैतान के पैरों में रख दिया। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक पागलों जैसी खुशी थी। मित्तल चिल्लाया, मेरे मालिक, मेरे आका, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। ये जिस्म, ये मांस, ये सब आपका है। इसे स्वीकार कीजिए और मुझे वो शक्ति दीजिए जिसका आपने वादा किया था। सोनिया समझ गई, यह सिर्फ हवस का खेल नहीं था, यह एक शैतानी सौदा था। मित्तल इस मुर्दा घर की लावारिस लाशों का सौदा उस शैतान से कर रहा था। वो लावारिस लाशें जिनका दुनिया में कोई नहीं था, मरने के बाद भी उन्हें चैन नसीब नहीं था। मित्तल उन्हें उस शैतान को भेंट के तौर पर परोस रहा था, ताकि बदले में उसे कोई काली शक्ति मिल सके। वो शैतान उस लाश की तरफ बढ़ा। उसकी हर सांस के साथ कमरे में सल्फ्यूरिक एसिड जैसी गंध भर गई। उसने लाश को अपने विशाल पंजों से उठाया, और फिर जो हुआ वो सोनिया अब और नहीं देख पा रही थी। वो शैतान उस लाश के साथ वो सब करने लगा जो मित्तल कर रहा था, लेकिन हजारों गुना ज्यादा खौफनाक तरीके से। वो उस लाश को खा रहा था, उसे नोच रहा था, और उसी दौरान वो मंत्रों की गूंज और तेज हो गई। सोनिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे घिन आ रही थी, उसे डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो अभी यहीं मर जाएगी। उस कमरे के अंदर जो नंगा नाच चल रहा था, वो किसी भी नरक की कहानी से ज्यादा डरावना था। मित्तल बगल में खड़ा पागलों की तरह तालियां बजा रहा था और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसे उस लाश की तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस उस शैतान को खुश करना था। सोनिया को समझ आ गया कि इस मुर्दा घर के असली मुर्दे ये लाशें नहीं हैं, बल्कि मित्तल और वो शैतान हैं जिनके बीच ये खौफनाक तांडव चल रहा था। सोनिया का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वह बस वहां से भाग जाना चाहती थी, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। लेकिन तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी आवाज आई जिसने सोनिया की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। बाहर कॉरिडोर से बिल्लू की गंदी और लड़खड़ाती हुई आवाज गूंजी, कौन है बे? कौन है वहां? शायद नशे में डूबे बिल्लू को गलियारे में सोनिया की परछाई दिख गई थी, या फिर उसकी चप्पलों की हल्की सी आहट ने उसे जगा दिया था। बिल्लू लड़खड़ाता हुआ दीवार का सहारा लेते हुए उसी कमरे की तरफ बढ़ रहा था,
सोनिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर बिल्लू यहां आ गया तो वह भी नहीं बचेगा और सोनिया का राज भी खुल जाएगा। बिल्लू फिर चिल्लाया, अबे डॉक्टर साहब, कोई है बाहर? ओ मित्तल साहब। बिल्लू की ये एक चीख सोनिया के लिए मौत का वारंट बन गई थी। कमरे के अंदर मित्तल और उस शैतान के बीच चल रहा वो खौफनाक सौदा एक झटके में रुक गया। शैतान ने अपनी लाल आंखें दरवाजे की तरफ घुमाई और एक ऐसी दहाड़ मारी कि सोनिया के कानों से खून निकलने लगा। मित्तल झटके से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर वो पागलों वाला गुस्सा था जिसे देखकर मौत भी डर जाए। मित्तल ने आप देखा ना था, वो नंगे बदन ही दरवाजे की तरफ लपका और पागलों की तरह चिल्लाया, हरामखोर बिल्लू, कुत्ते की औलाद, क्यों चिल्ला रहा है? बिल्लू दरवाजे पर पहुंच चुका था। मित्तल को इस हाल में देखकर और कमरे के अंदर उस विशाल शैतानी साए को महसूस करके बिल्लू की आधी शराब उतर गई। वो हकलाते हुए बोला, सर कोई बाहर खड़ा था, मैंने देखा सर। मित्तल ने बिल्लू का गला पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। तेरी वजह से मेरा मालिक रुष्ट हो गया। अगर यह भेंट अधूरी रह गई तो मैं तेरी खाल खींचकर इस शैतान को खिला दूंगा। कहां है वो? कौन है बाहर? सोनिया समझ गई थी कि अब छुपने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड बचे हैं। जैसे ही मित्तल ने बिल्लू को धक्का दिया, सोनिया बदहवास होकर पीछे की तरफ भागी। उसे और कुछ नहीं सूझा तो पास ही रखे एक जंग लगे लोहे के स्ट्रेचर के नीचे वह दुबक गई। उस स्ट्रेचर पर एक पुराना, मैला और खून से सना हुआ सफेद कपड़ा लटक रहा था जिसने सोनिया को पूरी तरह ढक लिया। मुर्दाघर का वो गलियारा अब खौफ का अखाड़ा बन चुका था। मित्तल ने बिल्लू के हाथ से टॉर्च छीनी और उसकी रोशनी गलियारे के अंधेरे कोनों में मारने लगा। सोनिया स्ट्रेचर के नीचे अपनी छाती से घुटने सटाकर बैठी थी। उसकी नाक के पास ही उस मैली चादर से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी, पर वो अपनी सांसें रोककर पत्थर बन गई थी। मित्तल चिल्ला रहा था, बाहर निकल, जो कोई भी है बाहर निकल। अगर मैंने ढूंढ लिया तो तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तू मरने के लिए दुआएं मांगेगा। तभी टॉर्च की वो तेज रोशनी सोनिया के स्ट्रेचर के पास से गुजरी। सोनिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसने मन ही मन हनुमान चालीसा की वो लाइनें याद की जो मां ने कही थी, पर उसका गला इतना सूख गया था कि शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। टॉर्च की रोशनी उस फटी हुई चादर की झिड़ियों से छनकर सोनिया के चेहरे पर पड़ रही थी। बिल्लू के कदमों की आहट अब ठीक स्ट्रेचर के बगल में सुनाई दे रही थी। टक टक टक। बिल्लू रुका। उसने टॉर्च नीचे की तरफ घुमाई। सोनिया को लगा कि बस अब सब खत्म। बिल्लू ने स्ट्रेचर के पायदान को छुआ। सोनिया की आंखों के सामने उसके पिता का चेहरा आ गया, उनकी वो फटी बनियान और मां की वो दुआएं। क्या सोनिया की कहानी यहीं खत्म होने वाली थी? क्या वो इस मुर्दा घर की एक और लावारिस लाश बनने वाली थी? बिल्लू बड़बड़ाया, यहां तो कोई नहीं है साहब, शायद मेरा वहम था। पर मित्तल की आवाज पीछे से गूंजी, वहम नहीं था बिल्लू, मुझे उस मासूम मांस की खुशबू आ रही है। कोई यहीं है और वो हमारे बहुत करीब है। सोनिया स्ट्रेचर के नीचे अपनी सांसें रोककर लेटी थी। उसका शरीर डर के मारे बेजान लकड़ी जैसा हो गया था। उसे लगा कि शायद बिल्लू और मित्तल आगे निकल गए हैं। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही धड़कनें किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और उस मैली चादर में बने एक छोटे से छेद के पास अपनी आंख ले गई, यह देखने के लिए कि क्या रास्ता साफ है। जैसे ही उसने उस छेद से बाहर झांका, सोनिया का पूरा वजूद कांप उठा। उसकी आंख के ठीक सामने, उस छेद के ठीक दूसरी पार, एक और आंख पहले से मौजूद थी। वो आंख डॉक्टर मित्तल की थी। वो आंख लाल थी, खून से भरी हुई, और उसमें एक ऐसी दरिंदगी थी जो किसी जंगली जानवर में भी नहीं होती। मित्तल वहीं झुका हुआ था, बिल्कुल स्ट्रेचर के पास। वो न जाने कितनी देर से सोनिया को उसी छेद से देख रहा था। मित्तल के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभरी और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मिल गई, मेरी ताजा भेंट मिल गई। सोनिया के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि मित्तल ने झटके से चादर को खींचकर फेंक दिया। इससे पहले कि सोनिया हिल पाती, मित्तल ने उसके रेशमी बालों को अपनी मुट्ठी में कसकर जकड़ लिया। सोनिया का सिर पीछे की तरफ झुका और वो दर्द से तड़प उठी।
मित्तल उसे किसी मरी हुई खाल की तरह घसीटते हुए स्ट्रेचर के नीचे से बाहर ले आया। सोनिया रो रही थी, बिलख रही थी। वो अपने हाथ जोड़कर मित्तल के पैरों में गिर गई। डॉक्टर साहब, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं अभी ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो मेरे बिना मर जाएंगे साहब, प्लीज। पर मित्तल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सोनिया के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा और गुर्राते हुए बोला, चुप कर। तू खुशकिस्मत है कि तू उस मालिक के काम आएगी जिसे खुश करने के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं। आज तेरा ये जवान शरीर मेरे काम आएगा और तेरा लहू मेरे आका के। बिल्लू भी अब वहां आ चुका था। मित्तल ने सोनिया को बालों से घसीटते हुए उसी शैतानी कमरे के अंदर फेंक दिया। वो कमरा जहां अब भी उस शैतान की मौजूदगी का एहसास हवा में घुला था। बिल्लू ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सोनिया की वो गुलाबी नाइटी अब फटने लगी थी। उसने अपनी चादर से खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों के सामने उसकी इज्जत की कोई कीमत नहीं थी। बिल्लू ने अपनी आंखों में वही हवस लिए सोनिया की तरफ कदम बढ़ाए। सोनिया दीवार से सट गई। वो अपने हाथ पांव मार रही थी, चिल्ला रही थी, पर उस मुर्दाघर की मोटी दीवारें उसकी आवाज को बाहर नहीं जाने दे रही थीं। मित्तल और बिल्लू ने मिलकर उस मासूम के साथ वो सब किया जो कोई शैतान भी न करे। उन्होंने उसे पीटा, उसके जिस्म को नोचा और उसे तड़पा तड़पा कर अपनी हवस का शिकार बनाया। सोनिया की आंखों के सामने उसके पिता की वो मुस्कुराती हुई तस्वीर धुंधली पड़ रही थी। उसे याद आ रही थी मां की वो हनुमान चालीसा। पर आज शायद भगवान भी इस नर्क से मुंह मोड़ चुके थे। घंटों की उस दरिंदगी के बाद सोनिया का शरीर अब जवाब दे चुका था। उसका चेहरा नीला पड़ गया था और जिस्म खून से लथपथ था। मित्तल ने सोनिया के गले पर अपने भारी हाथ रख दिए और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सोनिया की आंखें फटने लगीं। वो हवा के लिए छटपटा रही थी। उसके पैरों ने आखिरी बार जमीन को रगड़ा। मरते वक्त सोनिया के दिमाग में एक आखिरी मंजर उभरा। उसका घर, मां के हाथ की रोटी और वो खिलखिलाता हुआ बचपन। उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर एक आखिरी शब्द बुदबुदाया, मां। और फिर उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। सोनिया की रूह उस मुर्दाघर की घुटन से आजाद होकर कहीं दूर चली गई। उसकी वो आंखें जिनमें डॉक्टर बनने का सपना था, अब हमेशा के लिए पथरा गई थी। डॉक्टर मित्तल ने एक लंबी सांस ली और अपनी सिगरेट सुलगाते हुए बोला, बिल्लू, इसका काम तमाम हो गया। अब इसे उसी फ्रीजर में डाल दे जहां कल लावारिस लाशों का ढेर जाना है। सोनिया, जो किसी की उम्मीद थी, आज उसी मुर्दाघर में एक नंबर बनकर रह गई थी। मुर्दाघर की उस काली रात का सन्नाटा अब सोनिया की मौत की गवाही दे रहा था। मित्तल और बिल्लू के चेहरों पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। उनके लिए सोनिया कोई इंसान नहीं, बस एक सबूत थी जिसे मिटाना जरूरी था। बिल्लू ने सोनिया के उस बेजान जिस्म को घसीटा और मुर्दाघर के सबसे पुराने जंग लगे फ्रीजर सेक्शन में डाल दिया। यह वो जगह थी जहां उन लाशों को रखा जाता था जिनका दुनिया में कोई नहीं होता। अज्ञात शव। सोनिया, जिसका एक नाम था, एक पहचान थी, आज उसी गुमनामी के अंधेरे में दफन हो गई। मित्तल ने सोनिया का बैग, उसकी किताबें और उसकी वो गुलाबी नाइटी मुर्दाघर के पीछे बने कचरे के ढेर में डाल दी। माचिस की एक तीली जली और सोनिया के सपने, उसकी मेहनत और उसके वजूद के आखिरी निशान धुएं में तब्दील होने लगे। आग की लपटें सोनिया की उन किताबों को निगल रही थी जिन्हें उसके पिता ने पेट काटकर खरीदा था। सुबह होने तक वहां सिर्फ राख बची थी और मुर्दाघर के अंदर एक गहरी डरावनी खामोशी। अगले दिन जब सोनिया हॉस्टल नहीं पहुंची तो खबर आग की तरह फैल गई। सोनिया के बूढ़े माता पिता, जो अपनी बेटी की कामयाबी के दिए जलाए बैठे थे, बदहवास होकर अस्पताल पहुंचे। वहां से उन्हें पुलिस थाने भेज दिया गया। सोनिया के पिता, जिनकी कमर मेहनत के बोझ से पहले ही झुक चुकी थी, हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर के सामने खड़े थे। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। बस एक खौफ था जो उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। साहब, मेरी बेटी कल रात से गायब है। वो बहुत सीधी है साहब, बिना बताए कहीं नहीं जाती। प्लीज उसे ढूंढ निकालिए। मेरी एक ही तो औलाद है वो।
इंस्पेक्टर ने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए बड़ ही भद्दे अंदाज में अपनी मूंछों पर ताव दिया। उसने सोनिया के पिता को ऊपर से नीचे तक देखा और एक ऐसी बात कही जो किसी भी बाप के कलेजे को चीर दे। इंस्पेक्टर घमंडी लहजे में, अरे बुढ़े, जवान बेटी है तुम्हारी, शहर की हवा लग गई होगी, किसी दोस्त या बॉयफ्रेंड के साथ मजे करने निकल गई होगी। आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, घर से पढ़ने के बहाने निकलती हैं और फिर किसी के साथ रफ्फू चक्कर हो जाती हैं। जाओ, 2-4 दिन में खुद ही वापस आ जाएगी जब पैसा खत्म होगा। सोनिया के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटी को उन्होंने फूल की तरह पाला था, जिसके चरित्र पर उन्होंने कभी शक नहीं किया, आज एक सरकारी अफसर उसे सरेआम नीलाम कर रहा था। मां जमीन पर बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगी, लेकिन उस पत्थर दिल इंस्पेक्टर पर कोई असर नहीं हुआ। उसने रिपोर्ट लिखने तक की जहमत नहीं उठाई। यह हमारे समाज की वो कड़वी सच्चाई है जहां पीड़ित को ही मुजरिम बना दिया जाता है। अगर कोई लड़की गायब हो जाए तो सबसे पहले उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला जाता है ताकि सिस्टम को काम न करना पड़े। सोनिया के पिता कई दिनों तक थाने की सीढ़ियां घिसते रहे, कभी हाथ जोड़े तो कभी पैरों में गिरे, लेकिन मित्तल जैसे ऊंची पहुंच वाले लोगों के सामने एक गरीब की पुकार भला कौन सुनता। वक्त बीतता गया, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। शुरुआत में जो थोड़ा बहुत शोर मचा था वो भी अस्पताल के गलियारों में कहीं खो गया। पुलिस ने फाइल पर मिसिंग का ठप्पा लगाकर उसे अलमारी के सबसे निचले कोने में फेंक दिया। सोनिया अब महज एक अनसुलझी फाइल बनकर रह गई थी। सोनिया की मां की आंखें पत्थर हो गईं। वो हर शनिवार आज भी हनुमान मंदिर की दहलीज पर बैठी रहती है, इस उम्मीद में कि शायद उसकी बेटी सामने से दौड़ती हुई आएगी और उसे गले लगा लेगी। पिता अब बूढ़े नहीं, जिंदा लाश बन चुके हैं। वो रोज उस मुर्दा घर के सामने से गुजरते हैं जहां उनकी बेटी का कत्ल हुआ था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि सोनिया की रूह आज भी उसी फ्रीजर की ठंडक में इंसाफ के लिए भटक रही है। सिस्टम जीत गया था, दरिंदगी जीत गई थी और एक मासूम की कहानी बिना किसी इंसाफ के खामोशी के उस गहरे समंदर में डूब गई। कहानी यहां खत्म हो सकती थी। हम मान सकते थे कि सोनिया की मौत के साथ वो बुराई भी खत्म हो गई, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। आज भी जब उस शहर की घड़ियां रात के 12 बजाती हैं और अस्पताल की गलियों में सन्नाटा पसर जाता है, उस मुर्दा घर की पीली बत्तियां आज भी वैसे ही टिमटिमाती हैं। डॉक्टर मित्तल आज भी उसी सफेद कोट को पहनकर अपनी आंखों पर वही मोटा चश्मा छराए फाइलों में डूबा रहता है। उसके चेहरे की वो बनावटी शराफत आज भी वैसी ही है। और बिल्लू, वो आज भी उसी गेट पर गुटखा चबाते हुए आने जाने वाली लड़कियों को अपनी गंदी नजरों से नापता है। उन दोनों के लिए सोनिया महज एक गुजरा हुआ कल थी, एक ऐसी भेंट जिसने उन्हें अपनी शक्ति के और करीब पहुंचा दिया। अस्पताल के उस फ्रीजर सेक्शन में जहां लावारिस लाशें रखी जाती हैं, आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में किसी के सिसकने की आवाज आती है। लोग कहते हैं कि वो हवा का झोंका है, लेकिन जो जानते हैं वो बताते हैं कि वो सोनिया की रूह है जो आज भी उन दीवारों के बीच कैद है। वो दरिंदे आज भी आजाद घूम रहे हैं उसी मुर्दा घर के गलियारों में शिकार की तलाश में। उन्हें इंतजार है किसी और सोनिया का, किसी और मासूम सपने का, जिसे वो अपनी हवस और उस शैतानी सौदे की आग में झोंक सके। दोस्तों, सोनिया की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वी चेतावनी है। हम अक्सर उन लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो सफेद पोश ओढ़े समाज के रक्षक बने फिरते हैं, लेकिन याद रखिए, शैतान हमेशा सींग लगाकर नहीं आता। कभी कभी वो डॉक्टर के कोट में होता है, कभी पुलिस की वर्दी में, तो कभी किसी रसूखदार के लिबास में। सावधान रहें, अपने आसपास की खामोशी पर नजर रखें, क्योंकि आप नहीं जानते कि जिस अस्पताल में आप इलाज कराने जा रहे हैं या जिस सुनसान गली से आप गुजर रहे हैं, वहां नकाब के पीछे कौन सा आदमखोर बैठा है। सोनिया ने भी कभी नहीं सोचा था कि उसका डॉक्टर बनने का सपना उसके लिए साक्षात नर्क का दरवाजा खोल देगा। ये दुनिया जितनी सीधी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा गहरी और काली इसकी जड़ें हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वो खौफनाक दास्तान जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया
कि इंसानियत आखिर कहां जाकर खत्म होती है। अगर सोनिया की इस कहानी ने आपकी रूह को झकझोर दिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक हमें ऐसी और भी छिपी हुई सच्चाइयां सामने लाने का हौसला देती है। जाने से पहले कमेंट सेक्शन में यह लिखना ना भूलें कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हां, अपने शहर का नाम और अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली खौफनाक दास्तान आपसे मिस ना हो जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी सतर्क रह सके। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।